टू ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एल थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया है, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिजर्व्स भी जो है, फाइनेंशियल रिजर्व्स भी जो हैं इकोनॉमिक अच्छे नहीं हैं। इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70 प्लस कंट्रीज़, या 17 आई गेस आपने कहा था, 70 प्लस कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं। अगर हम JF-17 प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ अपनी हमारी है, बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं, इवन आर्मी में टैंक्स, हाल टैंक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार अगर बाहर से आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो बड़े अच्छे आपको प्रोटोटाइप्स और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बना के दे सकते हैं, और ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट 5 से 10 लाख के दरमियान चली जाएगी अच्छी गाड़ी की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल को रिफ़ाइन करने के लिए मेड इन इंडिया रिफाइनरीज़ का दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफ़ाइन करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज़ के लिए इंडिया से रब्ता किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैद अकरम। सर, इस वक्त ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं ख़रीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ। तब इनके मनमोहन सिंह इनके फॉरेन जो है आपके मिनिस्टर थे। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज़ किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। हमने कायदे आज़म से ही जो है वो जब भी स्टार्ट लिया तो हमने पहले से ही अमेरिका से एड लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर आप इसी तरह से देखें कि जनरल अयूब ख़ान यहाँ पे आए जो कि 5 स्टार जनरल थे। इसी तरह से अमेरिका में आइजनहोवर थे, प्रेसिडेंट आइजनहोवर, तो दोनों मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग थे। अब दोनों की सेम थिंकिंग ज़रूर थी, लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि वो हम उनके डेट ट्रैप में आ गए। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, जैसे कि उसने यूजुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। इंपीरियल स्टेट्स यूजुअली ऐसा करते हैं। अब जो बात आपकी है, पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जांपल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की। दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है, डेट्स मिल रहे थे, लोन्स मिल रहे थे, एड मिल रही थी। इस वजह से मिल रही थी कि हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, और जो 2 ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एल थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अपने
जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें, इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज वर्ल्ड 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आ जाएं आप देखें, आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है, लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई है, किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई नहीं है, सब वही है जो हमें बना के किसी ने दे दिया। अब आप आ जाएं कि जो ऑयल आप जब भी किसी से, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसको वो रिफाइन फॉर्म में नहीं होता है। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको पहले रिफ़ाइन करना होता है, रिफ़ाइन करने के बाद वो लोकल मार्केट में आप लोगों को असेस देते हो, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। अब इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ या 17 आई गेस आपने कहा था 70 70+ कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी दें, मशीनरी दें हमें, हार्डवेयर इक्विपमेंट दें एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को बूम किया और लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से कर गए। हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो आपकी जो है स्टील मिल है कराची की। अब वो स्टील मिल का पर्पज़ ये था कि वो एक्चुअली उसने प्रॉफिट नहीं देना था आपको। उसका पर्पज़ ये था कि वो ऐसा हार्डवेयर प्रोड्यूस करेगी, ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करेगी जो दूसरी मिलों में एज अ टूल यूज़ होंगे या एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। हमने शुरू से ही उसके ऊपर भी ये देखना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ से कोई प्रॉफिट आए। वो एक्चुअली बनी ही नहीं थी प्रॉफिट के लिए, बनी थी रशिया के तावन से, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं। हमने उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं किया। अब वो आपकी एक स्ट्रेंथ होने की बजाय, लेवरेज होने की बजाय आपकी एक लाइबिलिटी बन चुकी है। अब वो आपकी स्टील मिल जो है वो आपको ही कॉस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर आप इसी तरह से इंजीनियरिंग के हवाले से रिफाइनरी में चले लगा ले आपने, उसमें भी लॉस में है। आप जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं, जैसे आपकी PIA है, आपकी रेलवे है, आपकी स्टील मिल है, ऑल इज़ गोइंग ऑन इन क्राइसिस। वो कोई भी देख लें आपकी इन क्राइसिस है, उसमें आप स्टेट जो है उसको खुद से स्टेट को उसमें पैसा लगाना पड़ रहा है, वो बर्डन है स्टेट के ऊपर। इंडिया ने प्राइवेटाइज़ किया 91 में, 90s में। अगर पाकिस्तान भी उसको प्राइवेटाइज़ कर दे तो क्या होगा कि मार्केट में डिफरेंट लोगों का जब कंपटीशन बनेगा, प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जब प्रॉफिट बनाते हैं तो वो दूसरी कंपनी के साथ कम्पीट भी कर रहे होते हैं। उसकी वजह से दो लोगों में जब कंपटीशन होता है तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है और प्राइस कंट्रोल में आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टच कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूँ। तो हमें इन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरी के सेटअप को भी प्राइवेटाइज़ करते हैं तो मैं नहीं ये समझता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आप अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लेकिन सर हम ये कर्जे लेने वाले एम से बाहर निकले तो कुछ करें ना। हमारा तो मोटिव यही होता है कि हमने IMF से 1 अरब का कर्जा लेना है भाई, और हम इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है, कर्जा लेना। पहले वाला कर्जा उतारा नहीं, नया कर्जे के नीचे हमारी पूरी कौम जो है वो दब गई है। पैदा होने वाले हर बच्चे के सर पे कर्जा है। तो देखें, ये हमारा, आपने बोला इंडिया की बात की, आपने कहा कि इंडिया ने अपने आप को अपने इन्वेस्टमेंट किया, काम किया, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा दिया। मुझे बताएं, इंडिया कितनी बार गया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए? 1 दफ़ा या 2 दफ़ा? उसके बाद इंडिया ने आज तक IMF से कर्जा नहीं लिया, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को उनके मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है। आप देखिए, अफ़गानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका में बुरी वक्त आया, तुर्की में जब वो अर्थक्वेक आया, तो किस तरह इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हर कंट्री की मदद की। अब पाकिस्तान के साथ मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बना के ही नहीं रखी। हमारे सियासतदानों ने हमेशा एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो बात यह है कि हम कर्जा लेने का हमने एम सेट किया हुआ है कि भाई हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है। आपकी बनी बनाई फैक्ट्रियां पाकिस्तान में बंद होगी, बांग्लादेश शिफ्ट होगी। अभी कह रहे थे कि 8 बजे जो है वो मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। तो आप बताएं, पहली कारोबार बंद है, ऊपर से आप 8 बजे मार्केट और ये कमर्शियल एरिया बंद कर रहे हैं, तो कारोबार तो ठप हो जाएगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसको मल्टीपल 2 जगह पे ब्रेक कर लेते हैं। हाँ। पहली बात आपने IMF की,
और आपने डेट बेस्ड इकोनॉमी की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही डेट डिपेंडेंट रहा है और बिल्कुल दूसरी ऐसा ही है। कंट्रियों से कंट्रीज़ से जो है हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी में घिरे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। कि पाकिस्तान का जो मेजर बजट आता है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज 3 होते हैं ना, डिफरेंट, एग्रीकल्चर होता है, सर्विसेज होता है और इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी उस तरह से थ्राइव नहीं कर सकती जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो सर है। हमने एग्रीकल्चर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया, गंदम के फाके हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए हमारी जो प्रोडक्शन है, जस्ट आप अगर यही लाहौर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप चंद किलोमीटर्स निकलेंगे तो अमृतसर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। सही है। वहाँ पे पर एकड़ जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, वीट की यील्ड है, वो जस्ट आपकी 80 प्लस है, 90 प्लस है पर एकड़। पाकिस्तान में वही यील्ड आपकी 33 पाउंड पर एकड़ है। अब ये देखें ऐसी क्या गलती हुई कि हम इसको नहीं कर सके। इसकी रीज़न ये है, आप जहांगीर तरीन हैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है। आप देखें कि उन्होंने इस दफ़ा जो है कॉटन को जो है वो कॉटन नहीं लगाई। उनसे जब पूछा गया कि आप कॉटन क्यों नहीं लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना बेसिक इनका वर्क है, इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी है, इसी तरह से और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आज तक इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ पे काम ही नहीं हुआ। तो कॉटन के ऊपर एक पेस्ट आता है जिसको आप बोलते हो वाइट फ्लाई। उसकी वजह से हमारी 10 साल से गंदम कपास की जो है वो तबाही स्टार्ट हो गई। जहांगीर तरीन ने ये किया कि मैं अब कपास क्यों लगाऊंगा। स्टेट ने रिक्वेस्ट की कि हम आपको इसके ऊपर सब्सिडाइज भी करते हैं, लेकिन आप जो है कॉटन को ग्रो करें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले अपने आप को इतना कैपेबल करो कि आप उन डिजीज़ को या फर्टिलाइज़र की क्वालिटी को या पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी को अगर आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो आप एग्रीकल्चर से कैसे आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा ये तो हो गया एग्रीकल्चर के हवाले से। बाकी आपने टर्की की और श्रीलंका की और इनकी एग्जांपल दी, इंडिया की भी एग्जांपल दी, IMF की। हमारा जो लोन है ना, एक्चुअली लोन लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोन लो, दूसरे कंट्रीज़ में लिए। लोन को इन्वेस्ट किस जगह पे करना है? लोन को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जिसकी कोई ना कोई आउटपुट भी आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रुपये कहीं से लेके इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 पे मैं 15 रुपये कमाऊँ ताकि 5 रुपये मेरा प्रॉफिट हो और 10 रुपये मेरे वो जो मैं कर्जे में लेके आया मैं वापस कर दूँ। ठीक है, अब हुआ ये कि हम वो जो वहाँ से पैसे ले रहे हैं उसको जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम उसका इफेक्टिव यूज़ और सही जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट नहीं आता और हमें उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। और वो हम लगा देते हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये पॉलिटिकल लोग डेवलपमेंट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है या मोटरवे बनाया है या मेट्रो बनाई है, उसको आपने कर्जे से बनाया, उसके ऊपर भी आपने सब्सिडी दे दी। इसको बोलते हैं अनटारगेटेड सब्सिडी, कि जहाँ पे आप सब्सिडी तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका आउटकम आपके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। अब जब आउटकम नहीं आ रहा होता तो वो आपकी सब्सिडी आपके ही गले पड़ जाती है। वो शॉर्टर टर्म में तो आपको पॉलिटिकल फ़ायदा दे रही होती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो आपकी पूरी स्टेट के ऊपर बर्डन बन जाता है। और वो जनरेशन जो अभी पैदा भी नहीं हुई, जब वो पैदा होती है तो वो कर्ज़ों में जो है वो जकड़ी होती है। एक बुक है जॉन परकन की, जॉन परकन की बुक है, उसमें उन्होंने ये कहा है, उसमें सारी उसने हिस्ट्री लिखी है और वो अपने आप को हिटमैन कहता है। बुक का नाम है द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें ये कहता है कि जो आपके लोन्स और जो आपके डेट्स हैं ना, ये एक्चुअली आपने डेफिनेटली पे बैक करने हैं। अब होता ये है कि गरीब मुल्क कर्ज़ा तो लेते हैं, अब वो कर्ज़ा फॉर एग्जांपल IMF से हमने 1 बिलियन ले लिया, अब इसका हमने इस्तेमाल करना है, हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए होगी, एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और कैपिटल चाहिए होगा। ये चारों चीज़ें, ना हमारे पास स्किल्ड लेबर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास कैपिटल है। जब ये तीनों चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हमने कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करनी है। वो उन्हीं कंट्री से दोबारा से हम वो सर्विसेज भी इंपोर्ट करते हैं जिनसे हमने कर्जा लिया होता है। तो इनडायरेक्टली होता यह है कि एक हाथ से पैसे आते हैं, दूसरे हाथ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है IMF का कर्जा आज तक पाकिस्तान के लिए वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि हमने उसको इफेक्टिवली और उसको प्रोडक्टिव यूज़ में कहीं लगाया ही नहीं। सर आपका नाम? ताहिर। क्या करते हैं? मैं IT में जॉब करता हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ। सर 70 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से ऑयल रिफाइनरिंग के लिए कहा है, उनसे रब्ता किया है। क्या कहेंगे, हम आज तक रशिया से कच्चा तेल नहीं ख़रीद पाए और इंडिया ना सिर्फ धड़ाधड़ दूसरे ममालिक से ख़ाम तेल ख़रीद रहा है बल्कि उनको रिफ़ाइन भी कर रहा है और रिफाइनरिंग मशीनरी और यूनिट्स भी लगा रहा है।
देखिए इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिज़र्व्स भी जो है फाइनेंशियल रिज़र्व्स भी जो हैं इकनॉमिक अच्छे नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा कि फर्स्ट स्टेप पे अपनी ऑयल की कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करें। ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इन्हेंस करें। उसको देखें, हम में से बहुत सारा आप देख रहे हैं हर साल गाड़ियों की तादाद सड़कों पे बढ़ रही है। उसकी वजह से बैंकिंग की लीज़ ऑप्शंस ईजियर थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। पहले सबसे गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करे कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग बाइक्स यूज़ कर रहे हैं और गाड़ियों के अलावा, और कितने परसेंट हैं जो कि अपनी सेल्फ कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप देखें सड़कों पे 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों में एक एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वो 10 बंदा जो है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए तो आप देखें उन 10 गाड़ियों की पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। सर आपको नहीं लगता इसका एक तरीके का ये भी हो सकता है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज पैदा करें? अभी ये कल की शायद खबर है, कहा जा रहा था कि 8 बजे जो है वो 1 जुलाई से मार्केट्स और तमाम कमर्शियल एरियाज बंद कर दिए जाएंगे ताकि तवानाई बचाई जाए। चलिए ठीक है, तवानाई को बचाना एक अच्छा इकदाम है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमें तवानाई प्रोड्यूस भी करनी चाहिए? देखिए वो मार्केट बंद कर देने से या बाकी जो एनर्जी रिसोर्सेज को कंजम्पशन को उस साइड पे रिड्यूस करने की बजाय आपके पास जो फ्री एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें भी तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपके रिजर्व्स में कुछ पैसे हों। आप कर सकते हैं फ्री एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो चीप रिसोर्स है वो हाइडल एनर्जी है, ठीक है। हाइडल एनर्जी के बाद जो मोस्ट चीप रिसोर्सेज में जो दो हैं वो आपके पास विंड है और सोलर पैनल्स के थ्रू जो सोलर एनर्जी है, ठीक है। हाइडल एनर्जी से ज़्यादा चीप कोई दुनिया में, इवन जो कहते हैं ना कि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा के भी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाईली, मतलब कि कॉस्ट जो है वो कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लस वो पर यूनिट कॉस्ट उसकी भी बहुत हाई है। आपने अगर कॉस्ट रिड्यूस, आपकी बात ये कि आप जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात मैंने इसलिए की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा के देख लें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को उठा के देख लें, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होती है। लोग साइकिल्स भी यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी यूज़ करते हैं, पैदल चलना भी पसंद करते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में भेड़ बकरियों की तरह एक बस के अंदर जो है वो लोगों को जो है वो फेंका होता है। आप और मैं क्यों नहीं बसेस को जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं? इसी वजह से ना कि हमें जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। अगर उसका वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर दें, आप देखें 70% पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। आप अच्छा, इंडिया का मुझे बताएं कि इंडिया को जो 70 ममालिक ने एक्सेस किया है, क्या आप हमें ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी दें? क्या कहेंगे, मतलब इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इसमें मैं तो एक तो ठीक है, इंडिया का एक अपना विजन है, वो अपने विजन के अकॉर्डिंगली चल रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि इंडिया में एक टाटा कंपनी भी है और वो एक इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी एक कैंपेन कर रही है, ठीक है। और मेरे ख्याल में हमें अब वो पुराने एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है ना वो नहीं रहना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक कन्वेंसेस की तरफ मूव ऑन होना चाहिए और एनर्जी रिसोर्सेज को वहाँ पे यूटिलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम फिर वही पुराने चीज़ों पे लगे रहें। ऑयल एक ना एक दिन इस वर्ल्ड से, जैसे अब हमारे मुल्क में गैस का प्रॉब्लम बन गया है ना, आपने सीएनजी सारी ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दी, क्या बेनिफिट हुआ? आपकी अपनी जो है वो, अब घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए रात के टाइम गैस नहीं है, ठीक है। सर अब तो दिन में भी गैस नहीं आती। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि हम ये रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज लगा लें और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट किए बगैर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सिर्फ एक काम करना है, लॉ इन्फोर्समेंट करनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीधा करना है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों के पास बैठने की जगह हो। यहाँ पे तो अब ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की जो मेट्रो बस है, जो पहले शुरू में बहुत अच्छी थी, अब वो भी ओवरलोडेड हो गई है। बसेस की तादाद बढ़ाएं और बाकी सारे कंट्रीज़ भी ये कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे अवाम को और वहाँ से अर्निंग करे। दुनिया में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से पैसे कमाते हैं, ठीक है।
और वहाँ से आप हिसाब लगाएं, टैक्सेस से तो ठीक है, गवर्नमेंट जो है अर्न कर ही रही है हमारे टैक्सेस से, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेशन, पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर 70% ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गवर्नमेंट बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन पे लोग जो है वो अवेल करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखें एक तो ऑयल कंजम्पशन 50% से भी नीचे चली जाएगी और आपकी गवर्नमेंट की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। सर अब इंडिया को देखें, इंडिया ने अपनी ट्रेन्स कितनी मॉडिफाई कर ली हैं, कितनी एडवांस कर ली हैं। उनकी बसेस आप देखें, मेट्रो ट्रेन्स देखें, और उन्होंने अपने लोगों को इसी तरह से फैसिलिटेट किया है, पब्लिक कन्वेंस को बढ़ा दिया है। और अगर गाड़ियों की बात करें तो वहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। यहाँ पे तो आपको 25 से 30 लाख से नीचे गाड़ी नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रांसपोर्टेशन पे आप देखें, ये दूसरी चीज़ जो है, बसेस या जो सी भी व्हीकल्स हैं, मेरे ख्याल में तो इंपोर्ट्स जो हैं वो इस मुल्क में, इंपोर्ट्स जब किसी भी मुल्क में ज़्यादा होती हैं एक्सपोर्ट्स से, तो इकोनॉमी नीचे को जाती है। तो आपको इंपोर्ट्स अपनी कम करनी है। अपनी इंपोर्ट्स को कम करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की और मोटरसाइकिल्स की, हर चीज़ की खुद करनी पड़ेगी। अगर हम GF-17 प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़ अपनी हमारी है, बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं, इवन आर्मी में टैंक्स, हाल टैंक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार अगर बाहर से आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो बड़े अच्छे आपको प्रोटोटाइप्स और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बना के दे सकते हैं, और ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट 5 से 10 लाख के दरमियान चली जाएगी अच्छी गाड़ी की। एक तो इंपोर्ट यहाँ से भी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। दूसरी जो आपकी ये जो आपने देखा है कि डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रक्स और जो हैं वो इन होते हैं सिटी के अंदर, ठीक है, सिटी में चले जाते हैं और एंटर हो रहे होते हैं। ये सारा कंटेनर्स जो हैं क्या मालगाड़ियों के थ्रू नहीं आ सकते? हमारे रेलवे का सिस्टम मजबूत करें, गवर्नमेंट वहाँ से भी अर्निंग करे। गवर्नमेंट को अपने अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। बाकी मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि ऑयल रिफाइनरीज पे फर्दर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस करे, क्योंकि उसमें एक तो जब तक आपके मुल्क में जिस तरह प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी करप्शंस हुई हैं, इसमें भी करप्शन होगी फिर, और फिर बजाय इसके कि कोई तरक्की हो, वो जिस तरह एक रेंटल पावर प्लांट की वजह से एक बहुत बड़ा लॉस में हमारा मुल्क गया हुआ है, वो हम फर्दर लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।